हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं एडवोकेट विष्णु शर्मा। आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल लीगल रिसर्च जुडिशरी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी उनके ऊपर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट आईसीटी द्वारा आए कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। इसका असर क्या पड़ेगा और शेख हसीना पर इस पे प्रत्यर्पण की जो योजना है या जो प्रत्यर्पण की बांग्लादेश के साथ संधि है, इस पर भारत और बांग्लादेश के पक्ष में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, जिसको हम इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटी कोर्ट कहते हैं, का मुख्य उपयोजक चीफ प्रोसिक्यूटर के अनुसार भारत से अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की योजना बनाई जा रही है। हालिया घटनाक्रम के बारे में हम बात करते हैं। अगस्त 2024 की शुरुआत में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ले ली है, जब वहां पर हिंसा, उपद्रव जैसे अनेक घटनाएं हुई, जिसमें बांग्लादेश के कई नागरिकों की जान चली गई। इस घटना में उसके बाद से पूर्व प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है वहां से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे करके वहां से वापस आकर के भारत में शरण ले ली। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने पहले ही शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। जो इस टाइम यूसुफ सरकार वहां पर है, उन्होंने जब सत्ता संभाली तो जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनका जो राजनयिक पासपोर्ट है उसको रद्द कर दिया है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय प्रत्यार्पण संधि है, जिसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री को अभियोजन का सामना करने के लिए वापस बांग्लादेश जाना पड़ सकता है। जो द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि है उसके तहत भारत सरकार अगर चाहे तो बांग्लादेश को शेख हसीना को वापस करना पड़ेगा। आईसीटी के बारे में हम बात करते हैं, जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स है। यह क्या है? बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री ने आईसीटी की स्थापना 2010 में की थी। इसका उद्देश्य यह था कि वर्ष दो जो 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान से किए गए अपराधों की जांच करना था। उस युद्ध के दौरान जितने भी अपराध हुए थे उसकी जांच करना था। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अधिनियम 1973 के तहत बांग्लादेश की अदालतें पूर्व प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में भी उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे चला सकती हैं। यह जो ट्रिब्यूनल्स एक्ट है वहाँ का 1973 का, उसके तहत अगर बांग्लादेश के जो अदालत है, अगर कोई पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश का रह चुका है, अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध भी इस कोड के तहत जो एक्ट है, इसके तहत जो कोड है, न्यायाधिकरण कोड, इसके तहत वहाँ पर मुकदमा चलाया जा सकता है, चाहे वो क्यों ही ना प्रधानमंत्री हो बांग्लादेश का। हालांकि इससे कार्रवाई की निष्ठा और उचित प्रक्रिया के पालन को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं कि के साथ ही न्यायिक आदेशों का प्रवर्तन भी जटिल होगा। ऐसी स्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री का प्रत्यार्पण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम देखते हैं भारत बांग्लादेश प्रत्यार्पण संधि क्या है। वर्ष 2013 में भारत एवं बांग्लादेश ने अपनी साझा सीमाओं पर, जो भारत और बांग्लादेश की साझा सीमा है, पर उग्रवाद व आतंकवाद से निपटने के लिए एक रणनीतिक उपाय के रूप में प्रत्यार्पण संधि को लागू किया था। दोनों देश उस पर हस्ताक्षर किए थे 2013 में। वर्ष 2016 में दोनों देशों द्वारा वांछित भगोड़ों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। 2013 में जो प्रत्यर्पण संधि आई, उसके बाद 2016 में इस पर एक संशोधन किया गया कि जो एक दूसरे देश से भगोड़े होंगे, जो देश छोड़कर किसी कारणवश से एक दूसरे देश में चाह के शरण ले लिए हैं, उनके 2016 के संधि के प्रति एक दूसरे को वापस करना होगा, आदान प्रदान करना होगा। इस संधि से कई उल्लेखनीय राजनीतिक कैदियों का हस्तांतरण किया गया है। इस संधि के तहत अभी तक कई राजनीतिक कैदियों का हस्तांतरण मतलब एक दूसरे को दिया जा चुका है। वर्ष 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में शामिल दो दोषियों को फांसी की सजा के लिए वर्ष 2020 में बांग्लादेश प्रत्यार्पित किया गया था। जो 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में शामिल दो दोषी थे, उनको फांसी की सजा बांग्लादेश कोर्ट के द्वारा सुनाई गई थी। भारत सरकार ने उनको 2020 में बांग्लादेश को प्रत्यर्पित कर दिया था। प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के महासचिव अनूप चेतिया का प्रत्यर्पण भी सफलतापूर्वक भारत को किया गया था। ये जो महासचिव अनूप चेतिया थे, इनको
भी बांग्लादेश को द्वारा भारत को प्रत्यर्पण किया गया था। इस संधि में ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यर्पण का प्रावधान है जिन पर ऐसे अपराधों के आरोप हैं या जो ऐसे अपराधों के लिए दोषी है जिनके लिए कम से कम 1 वर्ष की सजा हो सकती है, जिसमें भी कम से कम 1 वर्ष या अधिकतम कितना भी सजा हो उनका आदान प्रदान प्रत्यर्पण किया जाएगा। जो यह संधि थी, प्रत्यार्पण के लिए एक प्रमुख आवश्यकता दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि अपराध के दोनों देशों में दंडनीय होना चाहिए। प्रत्यार्पण की जो संधि है इसके तहत ये यह प्रावधान है कि ऐसे कैदियों को वापस किया जाएगा या ऐसे अपराधियों को वापस किया जाएगा जिसके तहत बांग्लादेश में उससे संबंधित कोई सजा हो या अपराध हो और वो इंडिया में भी अपराध हो। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप भारत में भी अभियोजन योग्य होने के साथ ही उनके कथित अपराधों के लिए दंड भी अधिक है। जो ये वहाँ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उन पर जो आरोप लगे हैं उसके तहत अगर ये देखा जाए अभियोजन में, तो इंडिया में भी इसके खिलाफ जो अपराध हैं वो बनते हैं और इंडिया में भी इसके तहत गंभीर सजा का प्रावधान है। इसलिए इन आधारों पर प्रत्यर्पण के लिए हो गए। अगर इन आधारों पे देखा जाए तो शेख हसीना को भारत को बांग्लादेश को प्रत्यर्पण करना पड़ेगा। इस संधि के दायरे में अपराध के प्रयासों के साथ साथ उसके लिए सहायता करना, उकसाना या सहयोगियों के लिए रूप में कार्य करना भी शामिल है। वर्ष 2016 के संशोधन में इस संधि में अपराधी के खिलाफ ठोस सबूत प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर प्रत्यर्पण को चुनौती को काफी कम कर दिया गया। जब 2013 में ये संधि हुई थी तब ये कहा गया था कि जो कैदियां हैं इनको अगर चाहे तो इसको चुनौती दी जा सकती है, लेकिन 2016 में इसमें काफी कमी कर दी गई है। इस संधि के अनुच्छेद 10 के तहत जो आर्टिकल 10 है इस संधि के तहत, उसमें प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने के लिए अब केवल अनुरोध करने वाले देश में एक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट ही पर्याप्त है। अगर कोई कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है तो आर्टिकल 10 के हिसाब से उसको इतना काफी है कि उसको प्रत्यर्पण करना पड़ेगा। क्या भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है? संधि के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। जो आर्टिकल 6 है इस संधि का, वो यह बात करता है कि अगर मामला राजनीतिक नेचर का है तो उसमें भारत सरकार अगर चाहे तो प्रत्यर्पण करने से इनकार कर सकता है। हालांकि इस विशेष छूट पर कठोर सीमाएं हैं। इस पे कई सारे सीमाएं हैं जो बात करते हैं। हत्या, आतंकवाद से संबंधित अपराध और अपहरण जैसे कई अपराधों को वस्तुतः राजनीतिक प्रकृति रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। जो हत्या, आतंकवाद से संबंधित अपराध हैं, अपहरण जैसे कई अपराधों को ये पॉलिटिकल नेचर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया, जो आर्टिकल 6 है। पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के खिलाफ कई आरोप जैसे हत्या, किसी का जबरन गायब करना और यातना इस छूट के दायरे से बाहर है। ऐसा संभव है कि प्रत्यर्पण से इनकार करने के लिए भारत इन आरोपों को राजनीतिक प्रकृति के रूप में उचित ठहराने में सक्षम नहीं होगा। इस संधि के अनुच्छेद 7 जो आर्टिकल 7 है के अनुसार शरण देने वाले राज्य द्वारा प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है यदि जिस व्यक्ति को प्रत्यर्पण की मांग की गई उस पर उसी राज्य भारत की अदालतों में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। शेख हसीना के मामले में ऐसा नहीं। अगर ये शेख हसीना भारत के किसी न्यायालय में प्रत्यर्पण के लिए कोई मुकदमा अभी तक कर दी हो तो भारत सरकार प्रत्यर्पण करने से मना कर सकता है आर्टिकल 7 के तहत। भारत द्वारा प्रत्यर्पण से इनकार करने का एक अन्य आधार अनुच्छेद 8 में लिखित है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि जिससे भारत सरकार इनको प्रत्यर्पण करने से जो अनुरोध है उसको अस्वीकार कर दे यदि आरोप न्याय के हित में सद्भावना पूर्वक नहीं लगाया गया है। अगर जो आरोप है जो बांग्लादेश के कोर्ट और सरकार ने लगाया है वह न्याय हित में सद्भावना पूर्वक नहीं है, यदि इसमें सैन्य अपराध शामिल है। अगर सैन्य अपराध से शामिल कोई भी अपराध है तो समान आपराधिक कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है। भारत संभावित रूप से इस आधार पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है कि उनके खिलाफ आरोप सद्भावना पूर्वक नहीं लगाए गए हैं और बांग्लादेश लौटने पर उनको राजनीतिक उत्पीड़न या अनुचित मुकदमे का सामना कर पड़ सकता है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है जिससे भारत सरकार प्रत्यर्पण के लिए मना कर दी। इसमें है भारत जो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना पर इसलिए इनकार कर सकता है कि उनके खिलाफ जो आरोप है वह सद्भावना पूर्वक नहीं लगाए गए हैं और बांग्लादेश लौटने पर उनको राजनीतिक उत्पीड़न या अनुचित मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। भारत द्वारा प्रत्यर्पण से इनकार का प्रभाव क्या हो सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं। जो पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण के संबंध में
निर्णय कूटनीतिक वार्ता और राजनीतिक विचारों पर अधिक निर्भर करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार भारत द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकार करने से यह संभवतः है एक मामूली रणनीतिक समस्या के रूप में काम करेगा। हालांकि इससे द्विपक्षीय संबंधों विशेष रूप से दोनों देशों के बीच सहयोग एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2022-23 में $15.9 बिलियन होने का अनुमान है। जो 22-23 में इसका जो है ये बांग्लादेश दक्षिण एशिया में 22-23 में $15.9 बिलियन का ये लगभग इनका दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार था। हालिया मामले में पहले दोनों देशों को आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार थे। अब इसके निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं कि बांग्लादेश में शासन परिवर्तन के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से चल रही विकास परियोजनाओं के लिए निरंतर समर्थन का वादा किया है। भारत को दक्षिण एशिया में बिग ब्रदर सिंड्रोम को कम करने और चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या भारत सरकार को जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं इनको इस संधि के तहत प्रत्यर्पण कर देना जरूरी है या नहीं, या इस पर भारत सरकार को क्या कदम उठाया जाना चाहिए। आप लोग के कमेंट का इंतजार है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। आप लोग ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपको लीगल या कानूनी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। धन्यवाद।